Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is chemical effects of electric current. And the things we will learn are conduction in solids, conduction in liquids, conductivity of water, electrolysis, improvised electrical cell. Now we know that flow of charge is called electric current. The passage of electric current through substances is called conduction. Some materials allow electric current to pass through them, whereas others do not. The materials which allow electric current to pass through them are called conductors. All metals, alloys of metals, graphite and electrolytes are good conductors of electricity. The materials which do not allow electric current to pass through them easily are called insulators. Insulators are poor conductors of electricity. Non-metals except graphite, wood, glass and plastic are insulators. तो जब चार्ज का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है. जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो किसी सब्सटेंस के थ्रू पास करता है तो उसे कंडक्शन कहा जाता है. जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स. अब जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अलॉयज होते हैं, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. फिर जो हमारे नॉन मेटल्स हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, जैसे कि वुड, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब क्या हैं? ये हमारे इंसुलेटर्स हैं. Now it is a fact that all substances are made up of atoms which have charged particles called electrons and protons. तो जितने भी substances हैं हमारे आसपास चीज़ें नज़र आती हैं वो एटम से बनी हैं. इन एटम्स के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल फॉर्म्स इज ड्यू टू द चार्जेस ऑफ दीज पार्टिकल्स. तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इन पार्टिकल्स के जो चार्जेस हैं उनके वजह से बनती है. So generally these charged particles remain arranged in such a way that they neutralize the effect of each other, and hence the atom remains neutral. When these charged particles move in any orderly fashion, we get an electric current. तो जो एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो एटम है वो न्यूट्रल रहता है. लेकिन ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर एक ऑर्डरली फैशन में मूव कर देना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है. नाउ लेट अस लुक एट कंडक्शन इन सॉलिड्स. Solids which conduct electricity are called conductors. Among solids, metals are good conductors of electricity. तो वो सारे solids जिनके अंदर से electricity pass होती है उन्हें हम conductors कहते हैं. ज़्यादातर सारे metals जो हैं वो good conductors होते हैं. metals में कुछ electrons free होते हैं movement के लिए, तो वो randomly अलग अलग directions में move करते हैं metal के अंदर. लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं पैसेज चार्ज के फ्लो के लिए, इसीलिए ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं. कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स के अंदर बड़े टाइटली बाउंड होते हैं तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं होते फ्लो करने के लिए, तो इन मेटल्स के अंदर जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है. जो सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. अब ऐसे सॉलिड्स कौन से हैं हमारे? वुड, ग्लास, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर्स हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. कंडक्शन इन लिक्विड. जो मोल्टन मेटल्स एंड मर्करी विच इज़ अ लिक्विड मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल अगर मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में है, और मर्करी जो कि वैसे ही एक लिक्विड मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. इनके अंदर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बनता है. कुछ लिक्विड्स जो हैं वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ करते हैं क्योंकि उन लिक्विड्स के अंदर आयंस होते हैं. आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तो वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम चार्ज्ड आयंस कहते हैं. तो कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड है उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं,
Ions are the charged particles which form when an atom loses or gains one or more electrons. तो कोई भी एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो आयंस होते हैं. So when an ionic compound is dissolved in water, it splits into its component ions. किसी भी आप ionic compound को पानी में dissolve करोगे तो वो अपने component जो उसके आयंस हैं उनमें स्प्लिट हो जाएगा. तो लिक्विड या फिर कोई एक मॉइस्ट पेस्ट है उसके अंदर आयंस होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. अगर हम एग्जांपल लें कॉमन सॉल्ट दैट इज़ NaCl, उसको अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस यानी कि सोडियम और क्लोरीन आयंस में स्प्लिट करता है. सो NaCl गिव्स अस सोडियम एंड क्लोरीन आयंस. अब जो कॉमन सॉल्ट से सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एक हमारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट का. इन जनरल एसिड्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स. The ions are free to move about in an electrolyte. तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स प्लेस करके किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो जो आयंस हैं वो एक ऑर्डरली फैशन में मूव करना शुरू कर देते हैं. जो पॉजिटिव आयंस हैं जिन्हें कैटायंस कहा जाता है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. और जो नेगेटिव आयंस हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं वो मूव करते हैं एनोड की तरफ जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. तो ये जो फ्लो बनता है ये क्या है, ये करंट है. ये करंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फिर डेवलप होता है या पास होता है. इसीलिए लिक्विड्स जिनके अंदर आयंस होते हैं जैसे कि एसिड्स हो गए या सॉल्ट के सॉल्यूशंस या फिर बेसिस हो गए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. टेस्टिंग कंडक्टिविटी. We need an LED that is light emitting diode or a tester to test the conductivity of substances. तो चीज़ों की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, LED और एक टेस्टर. And LED glows even if the current flowing through it is very weak. LED इसलिए लेते हैं कि अगर उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत वीक भी है तब भी ये ग्लो करती है. अब LED के दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिव टर्मिनल है LED का वो थोड़ा सा बड़ा यानी कि लंबा होता है. तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आप एक 3 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करें. फिर जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इनको आप वायर से अटैच करके मेटल पिन्स से लगाएं. जो पिन्स हैं वो फिर इलेक्ट्रोड्स की तरह एक्ट करते हैं. Let us do it. To use 2 LEDs to test the polarity of a power supply or battery. So take 6 volt DC power supply or battery, 2 330 ampere resistors, 2 LEDs, one red and one green and a switch. Connect up the circuit as shown in this figure here. The power supply or battery to be tested is placed between A and B. The red and green LEDs are connected in opposite directions. This means that if one of them is forward biased, then the other will be reverse biased. They cannot both come on together. Now close the switch and note which LED lights up. So what is the conclusion? If when you close the switch, the red LED comes on, then the red LED is forward biased. Thus terminal A must be positive and terminal B negative. If the green LED comes on, this means that the green LED is forward biased. Thus terminal B must be positive and terminal A negative. Now let's see conductivity of water. अब जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, लेकिन जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं वो प्योर नहीं होता. जनरली पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि बड़ी सारी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होती हैं अलग अलग तरह की. अगर थोड़ी सी भी अमाउंट में इम्प्योरिटी पानी के अंदर है तो वो पानी गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. Thus impure water conducts electricity due to the presence of salts in it. Salts dissolved in water form ions which make it possible for electric current to flow. अगर पानी के अंदर किसी भी अमाउंट में सॉल्ट है तो पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व होने की वजह से आयंस फॉर्म होते हैं और आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पॉसिबल करते हैं.
So it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands because wet skin has many times more conductivity than dry skin. जो हमारी dry skin है उसके कंपैरिजन में अगर हमारी स्किन गीली है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ज़्यादा करती है. So you are more likely to get an electric shock if you touch an electric appliance with wet hands than with dry hands. So always take care while handling electrical appliances. तो जब भी आप कोई electric appliances handle करें तो ensure करें कि आपके हाथ dry हैं, गीले नहीं हैं. Let us do it. To test the conductivity of water and other liquids, collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. You can also use small plastic or glass containers. Take some distilled water in such a small container. Dip the pins attached to the wires into water. You will find that the LED does not glow. It shows that distilled water does not conduct electricity. Now dissolve some common salt in the distilled water. Dip the pins now in this salt solution. This time the LED glows. It shows that the water having impurities conducts electricity. Now take some tap water in a container and do the same activity as done above. LED glows this time too. It shows that tap water conducts electricity. Now test other liquids like vinegar, lemon juice, coconut oil, solution of washing powder, etc. Repeating the same process. You will notice that vinegar, lemon juice and solution of washing powder conduct electricity. Coconut oil does not allow electricity to pass through. So now let's look at electrolysis. The word electrolysis literally means breaking up by the action of electricity. मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कहीं पे कोई ब्रेकिंग अप एक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस may be defined as the process of decomposition of a liquid or solution on passing an electric current is called electrolysis. अगर किसी लिक्विड या किसी सोल्यूशन के बीच में से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. अब इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये करंट का एक केमिकल इफेक्ट है. जो लिक्विड या फिर जो सोल्यूशन है जिसका ब्रेकअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में उसको कहा जाता है electrolyte. So the electrolysis is done in a device called voltmeter, not voltmeter or electric cell. An electric cell consists of two plates or rods made up of metal or carbon. जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें दो प्लेट्स या फिर रॉड्स होती हैं जो मेटल या फिर कार्बन की बनी होती हैं. These plates or rods are called electrodes. इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. दो इलेक्ट्रोड्स को आप डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बीच में. फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उस इलेक्ट्रोलाइट में तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है. अब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करते हैं तो वो जो है वो इलेक्ट्रोड एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है. जो नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस हैं वो मूव करते हैं एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. वहाँ पे जाकर के वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं. अब ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है ये गैस अपनी नेचुरल स्टेट में होती है और ये इवॉल्व होती है इलेक्ट्रोड पर. अगर सोल्यूशन में कोई मेटल है तो वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है. सो विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस द इलेक्ट्रोलाइट इज डीकम्पोज्ड. नाउ लेट अस लुक एट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. केमिकली पानी भी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मिक्सचर से बनता है. ये दोनों गैसेस कंबाइन करके पानी बनाते हैं जो कि लिक्विड है. पानी जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड है और किसी भी प्रोसेस से इसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं.
On passing electric current in acidulated water, that is impure water, it splits up into its component gases, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर हम इम्प्योर यानी कि एसिडुलेटेड वाटर लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो इसके कंपोनेंट गैसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं. ये जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ लेट्स लुक एट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. The process of depositing a thin layer of a metal on any conducting substance by the process of electrolysis is known as electroplating. तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से आप किसी भी मेटल की एक थिन या पतली सी लेयर किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर आप डिपॉजिट कर देते हो तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही कॉमन प्रोसेस है. ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की. सो इट इज़ डन फॉर प्रोटेक्शन और डेकोरेशन. ज़्यादातर इसका यूज़ हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जिस चीज़ को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमारी कैथोड बनती है और उसको हम एक नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उससे कनेक्ट करते हैं. जिस मेटल को हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करना है वो हमारा एनोड होता है और उसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के. तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है उसी मेटल का जिसको हमने डिपॉजिट करना है. सो फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्टील स्पून विद सिल्वर, अ सोल्यूशन ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट. तो सिल्वर सॉल्ट का सोल्यूशन आप इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेते हैं जब आपने सिल्वर को स्टील की स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या डिपॉजिट करना है. जो स्पून है और एक सिल्वर बार है उसको आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं. जो स्पून है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. जो सिल्वर बार है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सिल्वर आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि स्पून के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देते हैं. Thus, a thin coat of silver gets deposited over steel spoon. Now let's look at electrolysis of copper sulfate solution. So copper sulfate solution consists of copper and sulfate ions. So copper sulfate has copper plus sulfate ions. When electricity is passed through the solution, the positively charged ions move to the cathode. There the copper ions gain electrons and get deposited as copper metal. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को इस सोल्यूशन में से पास करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं. तो वहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और जो कॉपर मेटल है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. The sulfate ions remain in the solution at the copper anode. Copper goes into solution by giving up 2 electrons. Thus, the strength of the solution remains unchanged. जो सल्फेट आयंस हैं वो सोल्यूशन के अंदर रहते हैं. तो कॉपर जो एनोड है वहाँ पे जो कॉपर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करता है और वो वापस सोल्यूशन में जाते हैं. तो इस तरह से जो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है. Now let us look at uses of electrolysis. तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ हम करते हैं जब हमें ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तब. फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर और जिंक हैं उनकी रिफाइनिंग करनी होती है. फिर सबमरीन्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा जाता है पानी से सांस लेने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से. फिर इलेक्ट्रोलिसिस को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए अपने डेली लाइफ में. नाउ लेट अस लुक एट द इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रिकल सेल. Get one piece of a copper wire and an iron wire. Pierce them into a fresh lemon fruit. तो आप कॉपर का और आयरन का दोनों की वायर्स का एक एक पीस लें और दोनों को एक ताज़े नींबू के अंदर पियर्स करें या डालें. Now bring your tongue out and touch 2 free ends of the wire to the tongue. जो दूसरी एंड है वायर का जो कि नींबू के बाहर है वो आप अपनी ज़बान से टच करें. यू विल फील अ लिटिल सेंसेशन ऑन योर टंग.
दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ये दोनों वायर्स के जो लूज एंड्स हैं, फ्री एंड्स हैं, उनको आप अपनी ज़बान से टच करेंगे तो आपकी ज़बान पे थोड़ी सी सेंसेशन होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है इन मेटालिक वायर्स में, और ये चार्ज फिर इन वायर्स में फ़्लो करता है। जब दोनों एंड आपकी टंग यानी कि ज़बान के कांटेक्ट में आते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, और इसी वजह से आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लो का जो करंट है ये महसूस होता है। सो द लेमन एंड द मेटालिक वायर्स मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो नींबू और दो मेटालिक वायर्स के साथ आप एक बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। Now let us take a quick recap. The passage of electric current through substances is called conduction. The materials which do not allow electric current to pass through them easily are called insulators. Ions are the charged particles which form when an atom loses or gains one or more electrons. Distilled water does not conduct electricity. Pure water is a poor conductor of electricity. Electrolysis is the process of decomposition of a liquid or solution on passing electric current. Electrolyte is the substance which decomposes on electrolysis. Electroplating is the process of depositing a thin layer of a metal on any conducting substance by the process of electrolysis. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.